नमस्कार दोस्तों। सभी दोस्तों को रीट एग्जाम जिन्होंने दी है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? एग्जाम के बोझ से एकदम मुक्त महसूस कर रहे होंगे और साथ में कुछ विद्यार्थियों को जिज्ञासा रही होगी कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इस कड़ी में मैं विजेंद्र सैनी आप सबका उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस बात पे गर्व महसूस कर रहा हूं कि विभिन्न अध्यापकों ने विभिन्न कोर्सेज में जिस प्रकार से अध्यापन करवाया और उसका परिणाम है कि आप सबके सामने जो क्वेश्चंस आए, जिस तरह से आए, जिस गहनता से आए और जिस सरलता से आए, वे सब के सब लगभग पढ़ाए हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी आप सब दोस्तों को पढ़ाया था, तो उसी कड़ी में मैं आपको इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। चलिए बिना समय खराब किए आपकी जिज्ञासा के अनुरूप सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसका क्रम और सीक्वेंस है 91। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चोरी चोरा की घटना कब हुई? दोस्तों, चोरी चोरा की जो घटना हुई आप सबको पता है कि हमने पढ़ा था, मैंने बताया था 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अंग्रेजों को धमकी दी थी कि या तो जेल में बंद जितने भी कैदी हैं उन्हें रिहा कीजिए और साथ में स्वराज्य भारतीयों को दे दीजिए, वरना मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। ये असहयोग आंदोलन के दौरान की बात है। यानी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा 1 फरवरी 1922। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी गुजरात के बारदोली में चले गए थे। वो तैयारी कर रहे थे वहां पर। पीछे से हुआ क्या, 5 फरवरी को दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को यूपी का एक गांव है चोरी चोरा। ये चोरी चोरा जो कि गोरखपुर जिले में पड़ता है, गोरखपुर यूपी में। वहां उग्र भीड़ ने, जो किसान आंदोलन चला रहे थे, उनकी उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी और वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि जो गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रारंभ करने का जो प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने उस आंदोलन को वहीं रोक दिया और साथ में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको भी 12 फरवरी को उसको भी वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? जो चल रहा था उसको भी स्थगित कर दिया। असहयोग जो आंदोलन था उसको भी उन्होंने वापस ले लिया, उसे भी बंद कर दिया या उसे वापस ले लिया। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हमने समाज सुधार में पढ़ा था इसे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहले सुनिए, किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी दादू दयाल। क्योंकि विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि समाज सुधार में जब हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था और उस विवेकानंद में हमने लास्ट में विवेकानंद के धार्मिक विचार की हेडिंग डाल करके उसमें पढ़ा था। धार्मिक विचार की जो हेडिंग डाल करके हमने पढ़ा, उसमें कई चीजें पढ़ी थी कि धर्म क्या, धर्म जो है व्यक्ति के मन का मर्म है। किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। हो सकता है अगले किसी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाए कि किसने कहा कि धर्म मन का मर्म है। और साथ में विवेकानंद ने कहा दोस्तों कि जो धर्म है वो अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है तो क्या है? ये वैज्ञानिकता का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? वैज्ञानिकता का प्रकाश, वैज्ञानिकता का एवं तर्क का प्रकाश है। और जिसके मन में तर्क नहीं होते, अर्थात मन के तर्क का, लॉजिक का ये प्रकाश है, का प्रकाश है, इन्होंने कहा। और साथ में कहा अब हम एक वैश्विक धर्म बना लें। इन्होंने कहा अब हम एक वैश्विक धर्म बनाएंगे जहां अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है
कि हम सबको एक वैश्विक धर्म बनाना चाहिए जहां ना कुरान होगी, ना बाइबल होगा, ना वेद होंगे, बल्कि मानवता होगी, आध्यात्म होगा, व्यक्तियों के मन में बसी वैज्ञानिकता और तर्क का प्रकाश होगा। तो विवेकानंद धर्म के बारे में जो कहा वो पूछ लिया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, स्वामी विवेकानंद। ओके दोस्तों, अगली बात करें, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो आपने इसमें पढ़ा था कि चोखा मेला जो है ये वंचित वर्ग के पहले कवि के रूप में, वंचित वर्ग की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चोखा मेला। यदि बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका जो नाम दिया गया था वो था परख। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? यहां एक शब्द जिसको अपने को देखना है, वो शब्द क्या है? स्वीकार किया गया। कई दोस्तों ने यहां पर भूल की होगी कि जैसे कि पढ़ा होगा कि 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, इसके बाद 11 जो दिसंबर था दोस्तों, 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुई, फिर पढ़ा था 13 दिसंबर को कार्यवाही शुरू हुई और उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया दोस्तों। और ये प्रस्तुत किया गया शब्द क्या है? उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। शब्द क्या है? प्रस्तुत किया। लेकिन इस उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को, तब इसको स्वीकार किया गया। तो शब्द क्या पूछ रहा है? क्या जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पूछा गया या फिर उसे स्वीकार करना पूछा गया? तो दोस्तों स्वतः उत्तर है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था और इसको डिटेल से लिखाया हुआ है। यदि जिस विद्यार्थी ने स्वीकार शब्द पढ़ा, बेहतरीन रूप से ठीक करके आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जो हुआ, उसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस मौलिक अधिकार में डाला? तो हमने पढ़ा था दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 21 क जोड़ा गया, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्योंकि 21 जो है वो किस में आता है? 14 से लेकर के 18 तक आते हैं समानता में, और 19 से लेकर के 22 तक आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में। तो यहां स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात उत्तर होगा ए। आगे बढ़िएगा, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने का अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत में बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने वाला जो अधिनियम था वो 2012 के अंदर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवन की प्रवाह की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि ITCZ जो कि निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और इसके बाद 30 से 35 डिग्री के बीच का जो केंद्र होता है दोस्तों, जहां हवा आकर के उतरती है, उच्च वायुदाब केंद्र होता है। अब यहां जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, उनकी दिशा उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। ओके दोस्तों, अगली बात करते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, मान लीजिए कि ये सूर्य है और चूंकि पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी की जो परिक्रमा का जो पथ होता है दोस्तों,
तो परिक्रमा का जो पथ होता है वो अंडाकार होता है, गोलाकार नहीं होता। एक दौर ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब से गुजरती है, ठीक है, तो बहुत करीब से गुजरती है, तो वो जो समय होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब होती है दोस्तों, तो वो जो घटना है ये क्या कहलाती है, जब बहुत करीब होती है दोस्तों, ये पृथ्वी मान लीजिए कि घूमते घूमते यहाँ आ गई, तो ये घटना कहलाती है उप। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब करीब या समीप, तो इसे कहते हैं उपसौर, सूर्य के करीब होना उपसौर। और जब पृथ्वी बहुत दूर होती है, जब घूमते घूमते पृथ्वी बहुत दूर चली जाती है, उस घटना को कहा जाता है अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर, यानी दूर। तो इसका सही उत्तर है अपसौर। ओके, अगला, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में चूहा जो आता है वो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां देखिएगा कि यहां पर फिर से चक्रवातों की दिशा के बारे में, पवनों की दिशा के बारे में बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध की बात है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगली बात, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, तो दोनों ही एक ही बात को उत्तरी और दक्षिण में कह रहे हैं, अर्थात उत्तरी में उल्टी और दक्षिण में भी उल्टी बात है, तो दोनों ही गलत। तीसरा, सी, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के एवं घड़ी की सुई की दिशा के सुई की दिशा में एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होता है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन ठीक। अगला, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यहां दोस्तों जिला फोरम हमने पढ़ा था उपभोक्ता आंदोलन में कि जिला फोरम जो है वो जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों हमारे देश का, दोस्तों यहां देखने की बात यह है कि सेंट्रल बैंक पूछा गया, केंद्रीय बैंक पूछा गया, तो यहां देखिएगा कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, और बाकी की जो बैंक है उसके अनुषंगिक बैंक होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, लेकिन केंद्रीय बैंक जो कि मुद्रा का पूरी तरह से नियंत्रण रखता है वो आरबीआई है। स्वतंत्र भारत की, अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ी जिज्ञासा रही होगी इसलिए फटाफट अंदाज में कर रहे हैं कि आपको फटाफट अपने क्वेश्चंस का उत्तर मिले। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो लोकसभा गठन हुआ संविधान सभा के बाद, उसके उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो जो मतदाता रजिस्टर है उसका प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। दोस्तों आप देखते हैं कि जब भी अपन पोलिंग करने के लिए किसी मतदान केंद्र पर जाते हैं तब वहां पर 3 मतदान अधिकारी क्रमशः बैठे रहते हैं। इसे कहते हैं पोलिंग ऑफिसर 1, इसे कहते हैं पोलिंग ऑफिसर 2, इसे कहते हैं पोलिंग ऑफिसर 3। प्रथम जो मतदान अधिकारी होता है ये प्रथम मतदान अधिकारी, ये प्रथम मतदान अधिकारी दोस्तों ये आईडी मिलान का कार्य करता है। ये मतदाता रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करता है, मतदाता रजिस्टर की वो कौन सी आईडी लेकर के आया है, साथ में उसका किस क्रमांक पर नाम है, ये सब वो सुनिश्चित करता है और मतदाता रजिस्टर में सारी एंट्रीज करता है। इसलिए ये जो PO2 है वो मतदाता जो रजिस्टर होता है उसका प्रभारी होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी किस शासन व्यवस्था में होती है? यहां आप समझिए कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है
संसदीय शासन प्रणाली, उस संसदीय शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो उसी विधायिका से मिलकर के बनती है, अर्थात विधायिका के बहुमत से, विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो लोकसभा ने कार्यपालिका बना दी प्रधानमंत्री एंड मंत्री परिषद, तो ये इसी में से और साथ में इसी के बहुमत से मिलकर के बनती है, समझ रहे हैं। और साथ में मंत्री बनने के लिए सदस्य जो है वो राज्यसभा से भी होते हैं, और इन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, विधायिका, भारत की केंद्रीय विधायिका, जिसका नाम लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद है। तो समझ गए, तो संसदीय सरकार, संसदीय सरकार। ओके, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों बड़ी डिटेल में इस बात को कि भारत में जो हमने महाजनपदों की बात की थी दोस्तों, उन महाजनपदों में उनकी राजधानियां और महाजनपदों को पूछा गया है। आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो इन महाजनपदों में से अपन बात करें तो अपनी बात की कि आज के भारत के बाहर कितने थे, तो एक था कंबोज अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और उसकी बात हमने की तो वो था दोस्तों, उसकी राजधानी थी हाटक राजपुर। क्या थी दोस्तों? हाटक राजपुर, हाटक राजपुर। इसके बाद में यहाँ तक्षशिला था, सॉरी गांधार था, और गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, तक्षशिला। ओके दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी दोस्तों कि एक अवंती था, अवंती यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में अवंती, और इसकी दो राजधानियां थी दोस्तों, एक का नाम था उज्जैनी या उज्जैन, दूसरी थी महिषमती, बाहुबली वाली महिषमती। इसी तरह से हमने बात की थी बंगाल के अंदर एक और था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा नगरी। अब सुमेलित कर लो। तो दोस्तों गांधार की मथुरा गलत है, मथुरा जो थी वो शोरसेन था यहाँ पर, और उसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। ओके, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, ये तो गलत हो गया। बी अंग की उज्जैन, नहीं अंग की चंपा, ये भी गलत हो गया। उज्जैन तो इसकी है, किसकी? उज्जैन जो राजधानी है वो अवंती की। फिर अवंती की राजधानी सोक्तिमती, सोक्तिमती अवंती के नहीं दोस्तों, हमने पढ़ा था अवंती के पास यहाँ चेदी, और चेदी जो था शिशुपाल वाला उसकी थी सुक्तिमती या सोक्तिमती, ये यहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड ग्वालियर के क्षेत्र में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर कंबोज की राजधानी राजपुर, तो कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर, ये सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्या होगा? डी, अर्थात कंबोज की जो राजधानी थी वो थी राजपुर। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, उसने सल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ विवाह किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने बात की थी कि भारत पर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन स्थापित हुआ तब 305 ईस्वी में उस भारत पर, उस समय के भारत पर जो था वो आक्रमण किया था। किसने किया था? सल्यूकस निकेटर ने किया था। सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा था, और सीरिया का यूनानी राजा था, कौन था? सल्यूकस निकेटर, सल्यूकस निकेटर दोस्तों। और इसने जब आक्रमण किया तो इसका सामना 305 ईस्वी पूर्व में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी जो पुत्री थी सल्यूकस हार गया, और तब उसको 4 प्रांत दिए थे, 4 प्रांत दिए थे। बलूचिस्तान यहाँ पर मिला था इसको, और सीमा यहाँ तक आई। एक जो कंधार था दोस्तों, तो कंधार का क्षेत्र मिला था, और काबुल का क्षेत्र मिला था, और साथ में हेरात का क्षेत्र मिला था। और क्योंकि यूनानी राजकुमारी हेलेना के साथ विवाह हुआ उसकी पुत्री सल्यूकस की,
तो भाषा की समस्या आ गई। विवाह तो हो गया, अब अपने चंद्रगुप्त मौर्य तो मगध के, अब उनको ठेठ मगधी आए और इसको यूनानी आए, हेलना को, इसकी पुत्री को। अब पति पत्नी के बीच में संवाद बंद हो गया। तब उसने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज भेजा, जो कि भाषाई रूपांतरण करके पति की बात पत्नी को और पत्नी की बात पति को बताए। साथ में अगला, उसने अपना जीवन के अंतिम काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नहीं दोस्तों, उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था, इसलिए गलत है। जैन धर्म स्वीकार किया था, अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, और 12 वर्षीय जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के समय भद्रबाहु जो जैन संत थे, भद्रबाहु ये दोस्तों जैन संत थे, इनके साथ ये स्वर्ण बेलगोला गए थे, स्वर्ण बेलगोला, और वहाँ इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए गलत है दोस्तों। और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, नहीं गलत बात, उसने बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, बिंदुसार को, इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर कौन सा? ओनली एक, तो इसमें होगा दोस्तों केवल एक। ओके, अगला, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने अशोक के सारे अभिलेख हमने पढ़े, डिटेल से पढ़े और चित्रों में पढ़े थे कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो सारे के सारे अभिलेख, जिनमें कि शिलालेख भी शामिल हैं दोस्तों, जिनमें कि स्तंभ लेख भी शामिल हैं दोस्तों, जिनमें कि गुफा लेख भी शामिल है। भारत में मिलने वाले सभी की जो भाषा है दोस्तों वो क्या है? प्राकृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मी। तो भाषा दोस्तों कौन सी? प्राकृत, और साथ में लिपि जो है ये तो क्या है? भाषा, और ब्राह्मी क्या है दोस्तों? लिपि। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में बिल्कुल ठीक है, और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, इसलिए उत्तर होगा सी। हालांकि दोस्तों सुनिएगा, पाकिस्तान में जो मिले हैं वहां पर खरोष्टी लिपि मिली है, समझ रहे हैं, और शेर ए कुना कंधार वाले में भी जो ब्राह्मी लिपि नहीं मिली, वहां अरेमाई का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों लेकिन अधिकांश शब्द आ रहा है, चूंकि अधिकांश के अंदर प्राकृत और ब्राह्मी आएगी, इसलिए सी ठीक है। अगला, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में कौन से स्थल पाकिस्तान में है? मैंने दोस्तों आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो सिंध है, सिंध, इस सिंध में दो याद रखने थे, एक तो दड़ो, दड़ो, और एक मैंने बताया था कि दड़ो में 4 है, और साथ ही अमर, कोट, अली, अल्लाह, अली अल्लाह। तो अमरी, कोट दीजी, कोट दीजी, अली मुराद, अली मुराद, और अल्लाह दीनो, अल्लाह है दीनो। और दड़ों में मोहनजोदड़ो, और चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, जुदेर जोदड़ो, लोहेम जोदड़ो। ठीक है, तो ये स्थल देखे थे। अब बात करें तो यहां पर दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये रहा। ओके दोस्तों, और हड़प्पा पाकिस्तान में है, पंजाब में, पंजाब में हड़प्पा की बात हुई। प्रभास पाटन ये गुजरात में, ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आलमगीरपुर ये यूपी में। ठीक है, चौंदड़ो सिंध में, कोट दीजी सिंध में। इसलिए दोस्तों 1 2 5 6, 1 2 5 6 उत्तर होगा सी, सी उत्तर सही है, 1 2 5 6। अगला दोस्तों वैदिक काल का क्वेश्चन है, और कितना प्यारा क्वेश्चन है। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने बात की थी वर्णाश्रम धर्म की, और उसमें बात हुई थी कि धर्म सभी पुरुषार्थों में आधार है, और गृहस्थ आश्रम सभी आश्रम का आधार है। इन दोनों को अपने आधार की बात कही थी, क्योंकि एक गृहस्थ को ही धर्म, अर्थ और काम, काम यानी संतान उत्पत्ति, अर्थ का मतलब जीविकोपार्जन करना, और धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाना होता है। तो 3 पुरुषार्थों की पूर्ति धर्म, अर्थ और काम
की पूर्ति इसी में करनी होती है। अब शेष तो एक बचता है मोक्ष, जो गृहस्थाश्रम नहीं वानप्रस्थ और संन्यास में जाकर के होता है। इसलिए बिल्कुल सही कि गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। दूसरा, ग्राम के अधिकारी को वैदिक काल में ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी बिल्कुल सही है। फिर हमने 4 वर्णों की बात करते हुए व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। नहीं दोस्तों, वैदिक काल में विष का मतलब था जन सामान्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ वैश्य जो था, विष जो था, उसमें जन सामान्य था, किसान भी थे, पशुपालक भी थे, इसलिए ये गलत है। तो उत्तर होंगे 1 और 2। अगला यदि अपन बात करें तो महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है, उनका जन्म, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो हुआ कुंडग्राम में। इसका मतलब ये किसका? लुम्बिनी में बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। तो ये गलत हो गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बिल्कुल ठीक है, नाम वर्धमान ही था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। तो ये भी गलत हो गया, ये बुद्ध की माता का था। और फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये भी गलत हो गया। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। इसलिए ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो सही उत्तर ओनली 2 है, केवल 2, अर्थात इसका सही उत्तर है ए। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जो मतदाता जो दिवस है वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी प्रतिवर्ष। देखिए आगे, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है। तो अपनी बात हुई थी कि कृषि जो है आजादी की समय जैसे ही संविधान बना वो राज्यों को दे दी गई। और यही कारण था कि जब भूमि सुधार अधिनियम पारित किए जाने थे तो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रहा और फिर नवी सूची बनानी पड़ी थी, क्योंकि जो जमीन थी वो जमींदारों के पास थी, वो किसानों को कैसे दें? केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, राज्यों को दे दिया गया था। इसलिए दोस्तों राज्य सूची। ओके, आगे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो अपने पढ़ा था दोस्तों, बिल्कुल क्लासिफाइड करके बताया गया था आपको दोस्तों, क्लासिफाइड करके कि सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है उसमें अभिलेख न्यायालय मैंने उसको लगभग 4थे नंबर पे रखा था और 129 के अंतर्गत ए। ओके दोस्तों, 129 ए। तो अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 में हमने पढ़ा था दोस्तों कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके दोस्तों, सीधा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? और आपको ध्यान है नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भी किया कि लगभग 100 साल के बाद इस दुनिया ने महामारी देखी है। तो 1918-19 के अंतर्गत कोरोना जैसी महामारी आई थी और उस महामारी में दोस्तों भारत की जनसंख्या भारी मारी गई थी। यानी भारत में भयंकर मृत्यु हुई थी उस समय इस महामारी में, और उसे ब्लैक मौत कहा जाता था। एक तरह से वो जो महामारी थी वो उसी तरह की थी जिस तरह की कोरोना। तो दोस्तों 1918-19 में मारे जाएंगे, अर्थात दशक कौन सा होगा? 1911-1921। ओके, दौर था 20, मतलब कि 1919-20 में और वही 2019-20 में। अपन कहते हैं ना इसको कोविड-19, समझ रहे हैं? यानी कि कोरोना का जो वायरस है 2019 में प्रकट हुआ और वो भी 1919 में, ठीक 100 साल बाद ऐसा हुआ। हालांकि कैसे हुआ वो अलग मुद्दे, लेकिन इसका उत्तर है बी।
निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सबसे ज्यादा पुराना है? तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो पुराना है वो है टिस्को। ओके दोस्तों, टिस्को। फटाफट अगला ले लो। 148 का, दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब एक नदी पहाड़ से निकलती है, पथरीले रास्तों से निकल कर के आती है, तब उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर कहा जाता है, भाबर। और फिर यहां से निकलती है तो क्या आ जाती है? तराई। ये भाबर। ओके, पथरीले। फिर आ जाती है तराई। और फिर दोस्तों जहां पर कभी कभार पानी पहुंचता उसे कहते हैं खादर। और फिर दोस्तों लास्ट में नदी जब पहुंचती है तो उसे कहते हैं डेल्टा, जहां समुद्र में मिल जाती है। तो खादर का मतलब तराई के निचला केंद्र दोस्तों, ठीक है। तो ये क्रम होगा बाबर, तराई, खादर और डेल्टा, और ये उत्तर होगा डी सही। ओके दोस्तों, अगला। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सर्वविदित है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम होती है। जॉस्कर नदी। तो जॉस्कर जो पर्वत श्रेणी है, आप सब दोस्तों को पता है कि भारत के किस राज्य में है? आप सबको पता है दोस्तों कि जॉस्कर जो पर्वत श्रेणी है, कराकोरम के नीचे जॉस्कर। तो ये जॉस्कर जो है, ये यहां से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम है जॉस्कर। तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है लद्दाख। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, किस प्रदेश में, ठीक है ना, प्रदेश पूछा गया है, राज्य नहीं। तो ये जो लद्दाख है हमारा वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, वहां की नदी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस थे जिनका समाधान किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, और ईश्वर करे आपकी जो मनोकामनाएं वो शीघ्र पूर्ण हो। मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा जो कठोर मेहनत की गई, अध्यापकों के द्वारा उनके जो क्वेश्चंस आए, वो निसंदेह एक गर्व का विषय। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है, और उसमें विद्यार्थियों की जो मेहनत की गई होती है वो उसकी सफलता को निर्धारित करती है। इसी आशा के साथ दोस्तों दीजिए विदा। नमस्कार।